हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और 10 दिन 10 सुपर क्लास की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास से आपको 13 उपन्यास पढ़ने हैं आपके सिलेबस में। और जो उसके जो भी कहानियां हैं वो सब का सारांश मैंने अपने प्रोफाइल पे, आप मेरे जाकर देखिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट है हिंदी उपन्यास के नाम से। वहाँ पर सभी उपन्यासों को मैंने बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाया है और बहुत ही जो भी एक कॉन्सेप्ट की क्लास है वो, जिसमें जो एग्जाम के नज़रिए से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उसी को मैंने इंक्लूड किया है वहाँ। तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, वो 13 उपन्यास आपको मिल जाएंगे, वो सभी मैंने पढ़ा रखा है। आज चलिए 50 प्रश्न हम करते हैं मॉक टेस्ट। और आप सभी पेन और एक कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, साथ में आप लिखते जाइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हैं और कितने गलत, और गलत हो रहे हैं तो वो किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास का कथा केंद्र कौन सा काल्पनिक गांव है? इन सभी का प्रकाशन वर्ष जितना भी हुआ है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1968। काल्पनिक गांव कौन सा है राग दरबारी उपन्यास का? 4 ऑप्शन है, मेरीगंज, सिपालगंज, बेलारी या गंगौली। सही जवाब है सिपालगंज। इस उपन्यास की कथा जो है वो कहाँ, शिवपालगंज के ही इर्द गिर्द घूमती है, जो कि पूरे भारतीय समाज की सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों का प्रतीक है। और ये भी याद रखिएगा कि ये शिवपालगंज कोई नहीं है, कोई जगह का नाम नहीं है, ये काल्पनिक गांव है। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। यह आरंभिक पंक्ति किस उपन्यास की है? या ये भी पूछा जाता है कि इस पंक्ति से किस उपन्यास की शुरुआत होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पे, आधा गांव, मैला आंचल, राग दरबारी या तमस। और ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और इसका शुरुआत ये राग दरबारी उपन्यास का ये प्रारंभिक पंक्ति है। लेखक श्रीलाल शुक्ल ने उपन्यास के आरंभ में ही एक ट्रक के बिंब के माध्यम से व्यवस्था के विद्रूप चरित्र को रेखांकित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी में वैद्य जी किस कॉलेज के मैनेजर और किस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं? 4 ऑप्शन है, शिवपालगंज इंटर कॉलेज और ग्राम पंचायत, छंगामल इंटर कॉलेज और कोऑपरेटिव यूनियन, विद्या निकेतन और चीनी मिल, रामनगर इंटर कॉलेज और किसान यूनियन। और ये राग दरबारी में किस कॉलेज का जिक्र हुआ है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो आप इसमें कॉलेज और मैनेजर की संस्था का भी जिक्र है, आप सही उत्तर दीजिएगा। सही जवाब इसका क्या होगा? छंगामल इंटर कॉलेज और कोऑपरेटिव यूनियन। वैद्य जी जो है वो गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, जो इन पदों पर रहते हुए गांव की सत्ता को नियंत्रित करते हैं। राग दरबारी उपन्यास में उपन्यास की भ्रष्ट न्याय प्रक्रिया का शिकार कौन सा पात्र होता है, जो बिना रिश्वत लिए अपने मुकदमे की नकल प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है? 4 ऑप्शन है यहाँ, शनिचर, रामसेवक, लंगर, जोगनाथ। सही उत्तर है लंगर। लंगर ही एकमात्र ऐसा पात्र है जिसे लेखक और पाठक की पूरी सहानुभूति प्राप्त है। वह 2 रुपए की निर्धारित फीस पर नकल पाने के लिए 5 रुपए रिश्वत देने से मना कर देता है और इसी वजह से वो परेशान होता है। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज में ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने की किन किन तरकीबों का उल्लेख किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, रामनगर वाली, नेवादा वाली और महिपालपुर वाली, कानपुर वाली, सीतापुर वाली और रामनगर वाली, शिवपालगंज वाली, बेलारी वाली और नेवादा वाली, धर्मपुरा वाली, नेवादा वाली और लंगर वाली। सही उत्तर होगा इसका रामनगर वाली। ये जो है वे सही उत्तर है। और ये भी रखा गया है किस लिए, ये देखिए, चुनाव जीतने के लिए पुलिस की सहायता रामनगर वाली, धर्म का आधार नेवादा वाली और चुनाव अधिकार के सहयोग महिपुर वाली का जिक्र ही इस उपन्यास में किया गया है। राग दरबारी में रंगनाथ कौन है और उपन्यास में उसकी क्या भूमिका है? सही उत्तर बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन ये है, ये जो है रंगनाथ कौन है? वैद्य जी का छोटा बेटा जो छात्र नेता है, या वैद्य जी का भतीजा जो प्रधानी का चुनाव लड़ता है,
या वैद्य जी का भांजा जो शहरी पृष्ठभूमि से आकर गांव की गतिविधियों को एक दृष्टा के रूप में देखता है, या कॉलेज का प्रिंसिपल जो वैद्य जी का विरोधी है। सही उत्तर है ये वैद्य जी का भांजा है रंगनाथ। और उपन्यास का आरंभ और अंत रंगनाथ के शिवपालगंज में प्रवेश और वहां से पलायन के साथ होता है, यानी कि उसके प्रवेश के साथ ही उस उपन्यास का प्रारंभ होता है और उसके पलायन के साथ ही इस उपन्यास का अंत होता है। यह भारतीय बुद्धिजीवियों और पाठकों की आंखों का प्रतीक है। रंगनाथ। मन्नू भंडारी कृत आपका बंटी उपन्यास का मूल विषय क्या है? उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1971 है। आपका बंटी। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। स्त्री शिक्षा का संघर्ष, तलाकशुदा माता पिता के अलगाव से बच्चे के बाल मन पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक और त्रासदी भाव, दलित विमर्श, या ग्रामीण बनाम शहरी जीवन का द्वंद। सही उत्तर क्या होगा इसका, बताइएगा। उपन्यास का नाम है आपका बंटी और प्रकाशन वर्ष है 1971। इसका सही उत्तर है बी, तलाकशुदा माता पिता के बच्चे पर पड़ने वाले का प्रभाव है। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक बहुत ही कालजयी उपन्यास है जो बंटी के मानसिक संत्रास और अकेलेपन की मार्मिक कथा को प्रस्तुत करता है। आपका बंटी में मुख्य पात्र बंटी की आयु और वह किस कक्षा का छात्र है? 7 वर्षीय है, तीसरी कक्षा का छात्र है। 11 वर्षीय है, छठी कक्षा का छात्र है। 9 वर्षीय है, चौथी कक्षा का छात्र है। या 12 वर्षीय और 7वीं कक्षा का छात्र। ये इस उपन्यास के अनुसार बताइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो बंटी है उसका पूरा नाम है अरूप बत्रा, और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा 9 वर्षीय है और चौथी कक्षा का छात्र है बंटी, और बेहद ही संवेदनशील बालक है ये। बंटी की माँ शकुन किस पेशे से जुड़ी हुई एक आत्मनिर्भर महिला है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, एक प्रतिष्ठित गर्ल कॉलेज की प्रधानाचार्य है, वकील है, या समाज सेविका है। क्या है बंटी की माँ? सही उत्तर है एक प्रसिद्ध गर्ल्स कॉलेज की प्रधानाचार्य है। अगला प्रश्न है, जब धूरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ाने लगती है। आपका बंटी उपन्यास में यह कथन किसका है जिसे बंटी छिप कर सुनता है और समझने का प्रयास करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर जोशी का, अजय का, शकुन का, या वकील चाचा का। किसका कथन है ये वकील चाचा का कथन है। बंटी अपने घर में मम्मी पापा के अलगाव के संदर्भ में आए हुए वकील की बातें जो है वो छिपकर सुनता है। शकुन के तलाक के बाद बंटी को किस पात्र के घर में तीसरा और फालतू बच्चा होने का एहसास होता है? 4 ऑप्शन है। अपने असली पिता अजय के घर, टीटू के घर, डॉक्टर जोशी के घर, या फूफी के घर। सही उत्तर होगा डॉक्टर जोशी के घर। शकुन का दूसरा विवाह डॉक्टर जोशी से हो जाता है, जिनके पहले से 2 बच्चे जोत और अमित हैं। डॉक्टर जोशी के यहाँ संतान नियोजन बोर्ड देखकर बंटी स्वयं को फालतू और तीसरा बच्चा समझने लगता है। आपका बंटी उपन्यास का अंत किस त्रासद घटना के साथ होता है? इस उपन्यास का अंत कैसे होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। बंटी का घर से भाग जाना, बंटी द्वारा आत्महत्या कर लेना, बंटी को उसके पिता द्वारा हॉस्टल भेज दिया जाना, शकुन और अजय का वापस मिल जाना। सही उत्तर क्या है इसका, बताइएगा सही जवाब। और सही जवाब है बंटी को हॉस्टल भेज दिया जाना। कलकत्ता में पिता अजय और उसकी दूसरी पत्नी मीरा के साथ सामंजस्य न बैठ पाने के कारण अंततः बंटी को हॉस्टल भेज दिया जाता है, जो बच्चों के निर्वासन और उसके आश्रयहीन होने की विडंबना को दर्शाता है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के 2 भागों के नाम और उनका प्रकाशन वर्ष क्या है? झूठा सच उपन्यास जो है वो 2 भागों में विभाजित है और दोनों ही भाग आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो आपको उनका दोनों भागों का नाम और प्रकाशन वर्ष जरूर याद होना चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर दीजिएगा। पहला है वतन और देश 1958 और देश का भविष्य 1960। दूसरा उपन्यास है दूसरा भाग है विभाजन की त्रासदी तथा नया सवेरा, देश का भविष्य तथा वतन और देश, झूठा सच तथा भारत का विभाजन। सही उत्तर है बताइएगा कमेंट में। सही उत्तर है इसका वतन और देश 1958 और देश का भविष्य जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था, और उपन्यास ये 2 भागों में विभाजित है।
देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं, देश की जनता के ही हाथ में है। यह कथन झूठा सच उपन्यास में किसका है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जयदेव पुरी, सूत जी, असद, डॉक्टर प्राणनाथ। किसका कथन है ये? देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। सही उत्तर है डॉक्टर प्राणनाथ। उपन्यास के अंत में जब भ्रष्टाचारी नेता सूत जी चुनाव हार जाते हैं, तब डॉक्टर प्राणनाथ यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं। झूठा सच उपन्यास का प्रथम भाग वतन और देश मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? पहला, देश के विकास और पुनर्निर्माण पर। दूसरा, 1947 में भारत विभाजन और लाहौर में हुए सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका पर। स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की गाथा पर, या जमींदारी प्रथा के विरोध पर। किस पर आधारित है झूठा सच उपन्यास? उसका प्रथम भाग वतन और देश, और दूसरा भाग है देश का भविष्य। तो जो पहला भाग है वो 1947 में भारत विभाजन और लाहौर में हुए सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका पर आधारित है। और दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग जो देश का भविष्य है वो देश के पुनर्निर्माण और शरणार्थियों के संघर्ष पर आधारित है। तो ये कीवर्ड है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि झूठा सच उपन्यास में क्या है। पहले भाग में है सांप्रदायिक दंगे और दूसरे भाग में पुनर्निर्माण और शरणार्थी। ये कीवर्ड है, इसको आप याद रखेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास में कौन सा स्त्री पात्र अपने दुराचारी पति सोमराज से बचकर भागती है और अनेक संघर्षों को झेलने के बाद भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी के पद तक पहुंचती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कनक, उर्मिला, तारा और शील। सही उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है तारा। तारा जो है इस उपन्यास की प्रमुख स्त्री पात्र है। इसका विवाह शराबी और दुराचारी सोमराज से हो जाता है, लेकिन बाद में वो अंडर सेक्रेटरी के पद तक पहुंच जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र झूठा सच उपन्यास से संबंधित है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जयदेव पुरी, तारा, कनक, सूद जी, डॉक्टर प्राणनाथ। बालदेव, कालीचरण, कमली प्रशांत, रंगनाथ, रूपन बाबू, बैद जी, रिचर्ड, नथु, मुराद अली। ये सब में से आपको बताना है कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो झूठा सच उपन्यास से संबंधित है। तो सही उत्तर ए होगा, जयदेव पुरी, तारा, कनक, सूजी और प्राणनाथ। और ये तीनों का भी देख लीजिए आप, ये जो बी है ये मैलांचल का है, रंगनाथ, रूपन बाबू और बैद जी ये राग दरबारी उपन्यास से है, और ये जो है रिचर्ड, नथु और मुराद अली, ये आप कमेंट करके बताइए कि ये किस कहानी किस उपन्यास के पात्र हैं। भीष्म साहनी द्वारा कृत तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है और इसे किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तमस को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये कमेंट करके बताइएगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, प्रकाश 1970 में, पुरस्कार 1973 में, प्रकाशन 1973 में, पुरस्कार 1975 में, प्रकाशन 1975 में, पुरस्कार 1980 में, या प्रकाशन 1967 में, पुरस्कार 1971 में। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा तमस का प्रकाशन वर्ष 1973 में हुआ था और 1975 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बी इसका सही जवाब है। तमस उपन्यास की कथा की समय अवधि कितनी है? तमस उपन्यास की कथा की समय अवधि कितनी है, मतलब कितने टाइम की यह कथा है? 4 ऑप्शन है, 1 महीने की कथा, 10 साल की कथा, केवल 5 दिन की कथा, केवल 1 साल की कथा। और इसका सही उत्तर है केवल 5 दिन की कथा। सिर्फ 5 दिन की कहानी को आधार बनाकर ही तमस उपन्यास लिखा गया था। और इस उपन्यास का जो कथा क्षेत्र है वो पंजाब है और इसमें भारत विभाजन के समय के 5 दिनों के सांप्रदायिक दंगों का चित्रण है। तो तमस उपन्यास के लिए आपको 3 कीवर्ड याद रखने हैं, पंजाब क्षेत्र, भारत विभाजन और ये सांप्रदायिक दंगे। ये 3 जो कीवर्ड है ये तमस उपन्यास के लिए है, क्योंकि तमस उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तमस उपन्यास में वो कौन सा पात्र है जिसे मुराद अली द्वारा 5 रुपए देकर सुअर मारने के लिए कहा जाता है और बाद में सांप्रदायिक दंगे का कारण बनता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जरनैल सिंह, देवदत्त, नथु, हरनाम सिंह। और इसका सही उत्तर होगा नथु। नथु क्या करता है, ये अंग्रेज अफसर के इशारे पर मुराद अली नथु को झूठ बोलकर कि सुअर जो है वो डॉक्टरी काम के लिए चाहिए और इसीलिए उसे सुअर मरवाता है, जिसे बाद में मस्जिद के सामने फेंक दिया जाता है और जिसकी वजह से
देश में दंगे भड़क जाते हैं। तमस उपन्यास में ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति का प्रतिनिधित्व कौन सा पात्र करता है? ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो नीति का प्रतिनिधित्व कौन सा पात्र करता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, रिचर्ड, शाहनवाज, रणवीर या बख्शी जी। तो सही उत्तर है रिचर्ड। रिचर्ड वहां का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर है जो भारतीय समाज की धार्मिक भावनाओं को समझता है और अपनी योजना से हिंदू मुस्लिमों में फूट डालने में वो कामयाब होता है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास का वह कौन सा स्त्री पात्र है जो मुसलमान होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष है और दंगे के दौरान एक सिख दंपति को शरण देती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, राजो, कुंतो, बसंती और राजो की सास। कौन है? सही उत्तर है राजो। राजो का चरित्र मानवीय गुणों का प्रतीक है जो यह दर्शाता है कि इतनी नफरत के बीच भी मानवता पूरी तरह से कभी नहीं मरती। तमस उपन्यास में कांग्रेस का वह कौन सा समर्पित लेकिन विडंबनापूर्ण पात्र है जो हमेशा फटे पुराने कपड़े और सिर पर गांधी टोपी पहनता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, देवदत्त, जर्नैल सिंह, बख्शी जी और हरनाम सिंह। तमस उपन्यास में क्या है कि बहुत ज्यादा पात्र हैं तो और सबके अलग अलग जो है उनका चित्रण भी है, तो आप उन सभी पात्रों को जरूर पढ़िएगा। आप मेरे प्रोफाइल पे चले जाइएगा, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है हिंदी उपन्यास करके, और उस प्लेलिस्ट में मैंने सभी उपन्यासों का एक सारांश बहुत ही कम शब्दों में और सिर्फ इम्पोर्टेंट तथ्यों को रखा है, तो वहाँ जा करके आप देख लीजिएगा और सारे उपन्यास वहाँ आपको मिल जाएंगे। सही उत्तर है इसका जर्नैल सिंह। यह पात्र एक आदर्शवादी, स्पष्ट वक्ता और सच्चा देशभक्त है जिसकी दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है और इसकी कथा किस ऐतिहासिक कालखंड पर आधारित है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 1940 ईस्वी गुप्त काल, 1946 ईस्वी 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन का काल, 1954 ईस्वी मध्यकाल, 1936 मौर्य काल। तो किस वर्ष का जो है इसमें ऐतिहासिक कालखंड पे लिखा गया है बाणभट्ट की आत्मकथा? ये 1946 ईस्वी में 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के काल पर लिखा गया। यह उपन्यास 1946 में प्रकाशित हुआ था और इसमें जो है वो 7वीं शताब्दी के हर्ष युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का चित्रण है। यह उपन्यास जो है, यह उपन्यास मतलब कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है वो कितने अध्यायों में विभक्त है और इन अध्यायों को क्या कहा गया? उच्छ्वास। तो कितने उच्छ्वास में विभक्त है? 4 ऑप्शन है, 15, 18, 20 या 24। सही उत्तर है 20। 20 उच्छ्वासों में यह उपन्यास, संपूर्ण उपन्यास जो है वो बटा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में व्योमकेश शास्त्री के छद्म नाम का उपयोग किया है। कथामुख के अनुसार व्योमकेश शास्त्री को इस उपन्यास की पांडुलिपि किससे प्राप्त हुई है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु से, ऑस्ट्रिया निवासी मिस कैथराइन दीदी से, एक प्राचीन शिलालेख से या स्वयं बाणभट्ट के वंशजों से। तो सही उत्तर है इसका ऑस्ट्रिया निवासी मिस कैथराइन दीदी से। और इस उपन्यास की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमिका से बहुत प्रश्न आते हैं तो भूमिका भी जरूर पढ़िएगा। उपन्यास के आरंभ में ही बताया गया है कि मिस कैथराइन को यह पांडुलिपि मिली थी जिसका संपादन व्योमकेश शास्त्री यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। अगला प्रश्न है, उपन्यास में देवपुत्र तुवर मिलिंद की अपहृता पुत्री कौन है जिसे स्थानेश्वर के छोटे राजकुल ने बंदी बना लिया था और जिसकी मुक्ति उपन्यास का एक मुख्य लक्ष्य है? यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में देवपुत्र तुवर मिलिंद की पुत्री कौन है जिसका अपहरण कर लिया जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सुचरिता, महामाया, निपुणिका या भट्टिनी। और सही उत्तर होगा भट्टिनी, जो जिसका पूरा नाम है राजकुमारी चंद्रनिधि थी। यह देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है जो कि करुणा एवं निराशा की मूर्ति है और नारी सम्मान की रक्षा का भाव इसी पात्र के इर्द गिर्द घूमता है।
उपन्यास की वह प्रमुख स्त्री पात्र कौन है जो एक बाल विधवा, कुशल अभिनेत्री और असीम त्याग की प्रतिमूर्ति है? यह बात हो रहा बाणभट्ट उपन्यास की प्रमुख स्त्री पात्र की। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, चारू स्मिता, निपुणिका, मदनश्री या महामाया। और सही उत्तर है निपुणिका। निपुणिका या न्यूनिया इस उपन्यास की प्रधान पात्र है जो अशिक्षिता है किंतु अथाह हृदय और प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाली है तथा बाणभट्ट के उद्देश्य में अपना जीवन उत्सर्ग कर देती है। मौखरी नरेश गृह वर्मा की पूर्व रानी कौन है जो बाद में अघोर भैरव की शिष्या बनकर वाम मार्ग में दीक्षित सन्यासिनी बन जाती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सुचरिता, भट्टिनी, महामाया और निपुणिका। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है महामाया। यह कौन है? कुलुंत राज की कन्या और अत्यधिक गरिमामयी नारी है जो अवरोध से बाहर आकर जनवादी भूमिका में सामने आती है और फिर क्या बन जाती है? वो सन्यासिनी बन जाती है। मैं नारी सौंदर्य को संसार की सबसे अधिक प्रभाव उत्पादन शक्ति मानता हूँ। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, अघोर वैभव, बाणभट्ट, आचार्यपाद, कुमारवर्धन। सही उत्तर है बाणभट्ट। यह बाणभट्ट का प्रसिद्ध कथन है जो नारी के प्रति उनके उच्च आदर्श को दर्शाता है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह दार्शनिक संवाद किसके द्वारा कहा गया है? 4 ऑप्शन है, महामाया, भट्टिनी, सुचरिता, निपुणिका। किसके द्वारा कहा गया है ये? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये भी पूछा जाता है ये पंक्ति दे करके कि ये किस उपन्यास की पंक्ति है। तो यह बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पंक्ति है और ये पंक्ति कौन कहता है? महामाया। महामाया का यह प्रसिद्ध संवाद है जो स्त्री और पुरुष की प्रकृतियों का विश्लेषण करता है। स्त्री प्रकृति है, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। उपन्यास में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कथन किसका है और ये किस उपन्यास का कथन है? ये बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का कथन है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, महामाया, भट्टिनी, आचार्यपाद और निपुणिका। सही उत्तर बताना आपको। सही उत्तर है महामाया। ये महामाया का कथन है। क्या कथन है? स्त्री प्रकृति है वत्स, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती और चरित्रहीन लोगों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। यह संवाद किसका है और किस उपन्यास का है ये भी बताइएगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बाणभट्ट का, तुअर मिलिंद का, अघोर वैभव का, व्योमकेश शास्त्री का। सही जवाब होगा बाणभट्ट का। यह बाणभट्ट का कथन है जो भट्टिनी के चरित्र की पवित्रता को उद्घाटित करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस उपन्यास की कथा भूमि के लिए मुख्य रूप से किस प्राचीन रचना को आधार बनाया है? 4 ऑप्शन है, हर्षचरित और कादम्बिनी, मेघदूत और कुमार संभव, मालविका अग्निमित्र, रत्नावली और नागानंद। किसको उन्होंने रचना का आधार बताया है? हर्षचरित और कादम्बरी को। कथा का अधिकांश भाग इन्हीं ग्रंथों से लिया गया है और क्या है कि बाणभट्ट और राजा हर्ष की रचनाओं को उन्हीं दोनों को आधार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान की नीति मौन होती है, यह कथन किस पात्र का है और किस उपन्यास का है? 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, आचार्यपाद, बाणभट्ट, अघोर वैभव और कुमारवर्धन। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये जो उपन्यास का नाम बताना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आपके पास 100 प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको काफी कंफ्यूजन होता है क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होता है कि प्रश्न किस यूनिट से है, किस उपन्यास से है, कहानी से है या कहाँ से है। तो इसके लिए जब तक आप ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। इसका सही उत्तर होगा बाणभट्ट से। बाणभट्ट ने यह नीतिपरक बात इस उपन्यास में कही है कि बुद्धिमानों की नीति क्या है? मौन होती है। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से ही मनुष्य का विध्वंस होता है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आचार्यपाद, बाणभट्ट, अघोर भैरव और महामाया। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है आचार्यपाद।
यह शांति का संदेश देने वाला कथन जो है वो आचार्य पाद का है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस उपन्यास के लेखन में किस शिल्प का प्रयोग किया है? 4 ऑप्शन है, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली और पूर्वदीप्ति शैली, केवल संस्मरणात्मक शैली या रिपोर्टाज शैली। किस शैली का प्रयोग किया है वान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में? सही उत्तर है डायरी शैली। डायरी शैली और पूर्वदीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक में इस उपन्यास को लिखा गया है। उपन्यास डायरी शैली में है और ये इसको हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास भी कहा जाता है। वान भट्ट की आत्मकथा को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है। उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी के संदर्भ में विद्वान गोपाल राय का क्या मत है? 4 ऑप्शन है, यह स्त्री शिक्षा पर आधारित नहीं है, यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है, यह आचार्य शुक्ल द्वारा प्रथम उपन्यास माना जाता है, इसमें पुनर्विवाह का विरोध किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर है इसका कि गोपाल राय इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? 4 ऑप्शन है, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु और नूतन ब्रह्मचारी। किसको उन्होंने मौलिक उपन्यास माना है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना है? तो परीक्षा गुरु को, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। तो उसको उन्होंने प्रथम उपन्यास माना है, प्रथम मौलिक उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास कितने प्रकरणों में विभक्त है? यह उपन्यास जो है प्रकरणों में विभक्त है और ये कितने प्रकरण में विभक्त है ये भी आप जरूर बताइएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 36, 41, 45 या 50। सही उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है यह 41 प्रकरणों में विभक्त है। गोदान उपन्यास में होरी ने दाता देन से आलू बोने के लिए कितने रुपए उधार लिए थे? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 40 रुपए, 60 रुपए, 30 रुपए या 80 रुपए। दाता दिन से कितने रुपए उधार लिए थे उसने? 30 रुपए उधार लिए थे। अगला प्रश्न है, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए, गोदान में यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मिस्टर खन्ना, राय साहब, भोरी, मिस्टर मेहता। सही उत्तर है मिस्टर मेहता का कथन है ये कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें रहना भी चाहिए। प्रेम सीधी साधी गौ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। गोदान में यह संवाद किसके बीच हुआ है? गोबर और झुनिया के बीच, मेहता और मालती के बीच, मेहता और गोविंदी के बीच, होरी और धनिया के बीच। किसके बीच में हुआ है ये? तो ये मेहता और मालती के बीच में ये संवाद होता है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा लिखित शेखर एक जीवनी के पहले भाग उत्थान के खंडों का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है बी। सबसे पहले है उषा और ईश्वर, उसके बाद बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष और चौथा है पुरुष और परिस्थिति। और ये जो पंक्ति है ये कई बार पूछी जा चुकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाण भट्ट की आत्मकथा का आरंभ और अंत किन शीर्षकों से होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, प्रस्तावना और निष्कर्ष, कथामुख और उपसंहार, भूमिका और अंत, आमुख और चरम। सही उत्तर है कथामुख और उपसंहार। कथामुख से शुरुआत होता है जब उपसंहार से समाप्त होता है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, यह कथन किस उपन्यास से है और किसका है? 4 ऑप्शन दिया गया है, शेखर एक जीवनी, वान भट्ट की आत्मकथा, गोदान, मैला आंचल। किस उपन्यास से ये कथन? ये वान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से कथन है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में बावन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों द्वारा क्या नाम दिया जाता है? 4 ऑप्शन है, भारत माता का थान, बावन की डी, शहीद स्मारक या चिथरिया पीर। और सही उत्तर है चिथरिया पीर के नाम से ग्रामीण उसे जानते हैं। मैला आंचल के किस परिच्छेद में सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता का जिक्र किया गया है? 4 ऑप्शन है इसमें,
परिच्छेद 24, 36, 27 या 18? किसमें भारत माता का जिक्र किया गया है सुमित्रा नंदन पंत की? तो 27 खंड में, खंड 1 में, जो परिच्छेद 27 है उसके खंड 1 में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष सही क्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनके उपन्यासों का सही क्रम बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देख के बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही क्रम है मैलांचल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 में हुआ है। पढ़ती परी कथा उसके बाद हुआ है 1957 में। दीर्घतपा का प्रकाशन हुआ है 1963 में। और जुलूस का अगला प्रश्न, ये 50वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि कृष्णा सोबती को उनके किस उपन्यास के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन है, समय सरगम, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, डार से पूछूं। 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक को मिला था, किस उपन्यास को? जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए उन लोगों को भी जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो आपने ले भी लिया होगा, और किस शहर में किसका एग्जाम पड़ा है ये कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। धन्यवाद।